हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टेप्स पढ़ा था कि स्टेप्स फॉर सॉल्विंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टेप लेने हैं। जब प्रॉब्लम आप बनाएंगे तो प्रॉब्लम बनाने के क्रम में ये स्टेप्स सोचना नहीं पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप होते चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं। एक 3 ब्लॉक्स हैं, M1, M2, M3। हमने पहले ही बताया था कि सभी सरफेसेस स्मूथ हैं, तो सभी सरफेसेस स्मूथ हैं और F फोर्स ब्लॉक पर लग रहा है। तो F लग रहा है फोर्स, तो पूछ रहा है कि सभी ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन क्या होगा। और दूसरा पूछ रहा है कि M1, M2 के बीच कितना फोर्स लग रहा होगा या M2, M3 के बीच कितना फोर्स लग रहा होगा, इसको भी निकालना है। तो यदि हम एक्सीलरेशन निकालना हो तो एक्सीलरेशन निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित रूप से फोर्स जब इस पर लग रहा है तो सबका एक्सीलरेशन एक ही डायरेक्शन में होगा ए। तो सबका एक्सीलरेशन जब एक ही डायरेक्शन में होगा तब हम सबको एक सिस्टम के अंतर्गत रख सकते हैं, और एक ही सिस्टम के अंतर्गत है तब हम इस तीनों बॉडी के मास को एक ही मास मान सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा M1 प्लस M2 प्लस M3। तो यहां फोर्स तो एक ही लग रहा है, नेट फोर्स F ही है, F। और मास टोटल क्या होगा, एक ही सिस्टम है, तो हम लिख सकते हैं M1 प्लस M2 प्लस M3। नेट फोर्स बराबर है मास इंटू एक्सीलरेशन। चूंकि एक ही सिस्टम है इसलिए एक ही मास हमने मान लिया है, इसलिए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो एक वे तो ये है, लेकिन एक्शन रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए M1 और M2 के बीच फोर्सेस निकालने के लिए या M2 और M3 के बीच फोर्सेस निकालने के लिए, यानी एक्शन रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए हमको फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत होगी। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसमें कहीं कुछ है नहीं, इस प्रॉब्लम में एक्सीलरेशन निकालने में कुछ नहीं है, ऐसे निकाल सकता है, लेकिन हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर भी एक्सीलरेशन दिखाएंगे कैसे निकाला जाएगा। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले M1 के लिए लिखते हैं, यह बॉडी या ब्लॉक M1 है। M1 पर M1 है, तो कौन कौन फोर्स लग रहा होगा M1 पर। M1 को अर्थ पुल कर रहा होगा अपनी ओर, तो M1G लग रहा होगा। ये सरफेस जो है पुश कर रहा होगा ऊपर की ओर, तो सरफेस पुश कर रहा है ऊपर की ओर, तो यह नॉर्मल रिएक्शन N1 है। M2 इसको पुश कर रहा होगा M1 को, F फोर्स तो पुश कर रहा है M3 को ना, लेकिन M1 को कौन पुश कर रहा होगा, M2 ही धक्का मार रहा होगा। तो M2 के द्वारा M1 पर लगाया गया फोर्स सपोज कीजिए कि ये स्मॉल f1 है। इधर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका। तो यह FBD1 है, फ्री बॉडी डायग्राम नंबर 1। अब हम M2 की बात करते हैं। सपोज कीजिए कि यह ब्लॉक M2 है, यहां M2G लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन N2 लगेगा। क्यों लगेगा, अर्थ इसको पुल कर रहा है, इसका मतलब यह इस सरफेस पर धक्का लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो यह सरफेस भी उस पर फोर्स लगा रहा है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर M2 M1 पर F1 फोर्स लगा रहा है, तो M1 भी M2 पर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में लगाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब देखिए कि M2 पर एक और फोर्स लग रहा होगा, M3 भी M2 को पुश कर रहा होगा। तो सपोज कीजिए कि यह F2 फोर्स लगाकर अपोज कर रहा है, और इस पर भी एक्सीलरेशन A है, इस पर भी एक्सीलरेशन A है, क्योंकि सेम सिस्टम में है, सब साथ साथ चल रहा है। अब इसको मान लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम नंबर 2। अब हम इसका सोचते हैं M3 मास का।
तो M3 मास पर वेट F फोर्स तो इस पर लग ही रहा है, हम लगा रहे हैं F फोर्स। तो M3 पर वेट लगेगा इसका M3G नॉर्मल रिएक्शन M3, और M3 M2 पर लगा रहा है F2 फोर्स, तो M2 भी लगाएगा M3 पर F2 फोर्स, और एक्सीलरेशन इसका है। इसको हम मान लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम नंबर 3। अब हम FBD1 से इक्वेशन लिखेंगे, FBD2 से इक्वेशन लिखेंगे, FBD3 से इक्वेशन लिखेंगे। y एक्सिस के अलॉन्ग, इधर x एक्सिस मान लीजिए, इधर y एक्सिस मान लीजिए। तो y एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि n1 बराबर m1g है, n2 बराबर m2g है, n3 बराबर m3g है, और इससे एक्सीलरेशन को कोई संबंध नहीं है अभी तत्काल, क्योंकि स्मूथ सरफेस है। तो हमको इक्वेशन लिखना है केवल x एक्सिस के अलॉन्ग। तो x एक्सिस के अलॉन्ग हम इक्वेशन लिखेंगे, तो फ्रॉम FBD1 नेट फोर्स x एक्सिस पर कितना लग रहा है, केवल एक ही फोर्स है F1। तो F1 बराबर है मास गुने एक्सीलरेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फ्रॉम FBD2 दूसरा में देखिए, इधर से फोर्स लग रहा है F2, इधर से लग रहा है F1, तो बड़ा फोर्स F2 होगा, तब एक्सीलरेशन पैदा इधर होगा। क्योंकि एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, इसलिए F2 बड़ा होगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1 विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास M2। तो F2 माइनस F1 है, तो F2 माइनस F1 नेट फोर्स बराबर मास गुने एक्सीलरेशन, सो M2 इंटू A, दिस इज इक्वेशन 2। अब हम फ्रॉम FBD3 देखें, फ्रॉम FBD3 से देखिए, कैपिटल F इधर लग रहा है, सॉरी F2 इधर लग रहा था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, F2 इधर लग रहा था। तो F इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, इस F के कारण एक्सीलरेशन हो रहा होगा, तो लिखेंगे F माइनस F2 बराबर है मास इंटू एक्सीलरेशन, इक्वेशन 3। अब हम एडिंग 1, 2 एंड 3, एडिंग 1, 2 एंड 3, तीनों को जब हम ऐड करेंगे, प्लस F1 से माइनस F1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस F2 से माइनस F2 कैंसिल हो जाएगा, बाएं तरफ का सम F के बराबर हुआ, और दाएं तरफ M1A प्लस M2A प्लस M3A, A कॉमन ले सकते हैं, तो लिखेंगे M1A प्लस M2A प्लस M3A, A कॉमन ले लिया, इसलिए A बराबर F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो F कितना सा, A तो निकल गया, हम पहले भी निकाले थे एक सिस्टम मानकर, तो एक लाइन में निकल गया था, अभी FBD मान कर निकले, सेम वैल्यू आया। अब हमको निकालना है F1 का वैल्यू और F2 का वैल्यू। तो FA का वैल्यू अगर हम 1 में दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन 1, F1 बराबर हो जाएगा M1 इंटू A। तो A का वैल्यू हम लिख देते हैं F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। उसी तरह से A का वैल्यू हम 3 में दे दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन 3, आगे बढ़ते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 3, putting the value of A in equation 3, we get F माइनस F2 बराबर है M3 इंटू A। A का वैल्यू हम लिख चुके हैं F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। So F2 is equal to capital F minus M3F by
m1 प्लस m2 प्लस m3। यदि हम f कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा 1 माइनस m3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। और इसको हम लिख सकते हैं f इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3 एलसीएम हुआ, यहां हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m3। माइनस m3 से प्लस m3 कैंसिल, तो क्या हो गया, यह हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m3। तो जो कैंसिल हो गया तो हम लिख सकते हैं अब हम लिख सकते हैं, इसलिए F2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। दिस इज योर आंसर। यह F2 हो गया और F1 पहले भी निकल चुका है, एक्सीलरेशन भी निकल चुका है। इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। ऐसे कई प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत प्रॉब्लम आसान है। हम नेक्स्ट वीडियो में यह स्ट्रिंग के द्वारा दिखाएंगे कि स्ट्रिंग के कारण बहुत बड़ी चल रही है, इंटरकनेक्टेड कई ब्लॉक्स हैं। कुछ दिखाएंगे वर्टिकल मोशन में, कुछ दिखाएंगे हॉरिजॉन्टल मोशन में, फिर कांस्टेंट इक्वेशन बताएंगे, कांस्टेंट रिलेशन की बात करेंगे। तो हम आज इतना ही रहने देते हैं और प्रॉब्लम बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।